राजस्यु यज्ञ। अब हम कन्नौज की ओर आते हैं। जयचंद के पिता विजयपाल बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी वीरता की प्रशंसा चारों ओर फैल रही थी। एक बार उन्होंने दक्षिण देश पर आक्रमण किया और घूमते घूमते बहुत सारे देशों को जीतते हुए अंत में कटक जा पहुंचे। उस समय कटक के राज सिंहासन पर प्रतापी मुकुंद देव राज करते थे। उनके यहाँ 3 लाख सवार तथा 1 लाख हाथी और 10 लाख पैदल सैनिक थे। उन्होंने विजयपाल के आने का समाचार सुनकर आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बहुत सारा धन, रत्न तथा दास दासी देकर अपनी कन्या भी उन्हें अर्पण कर दी। विजयपाल ने उस कन्या का विवाह अपने पुत्र जयचंद से कर दिया। जब जयचंद की इस पत्नी की उम्र 16 वर्ष हुई तब उसके गर्भ से चंद्रमा के समान दीपवती कुमारी संयोगिता ने आनंद संवत 1133 में जन्म लिया। यह कन्या बहुत रूपवती थी। आनंद संवत 1144 में जब राजा जयचंद राजस्यु यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, उस समय संयोगिता की उम्र 12 वर्ष थी। उसकी सुंदरता को देखकर सभी मुग्ध रहते थे। जयचंद तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनका लाड प्यार इतना ज्यादा था कि संयोगिता का स्वभाव दिनों दिन हठी होने लगा था। बालूकाराय का नाम तो आप जानते ही हैं। यह बालूकाराय जयचंद के भाई थे। उनकी सलाह से ही जयचंद ने राजस्यु यज्ञ शुरू करना चाहा था। राजस्यु यज्ञ में छोटे से बड़े तक जितने राजा थे सबको निमंत्रण देना पड़ता है। इसलिए जयचंद ने विभिन्न प्रांतों के राजाओं को इकट्ठा करने के लिए निमंत्रण भेजने का विचार किया। कन्नौज के राजमहल में आगंतुकों के सत्कार तथा दान पुण्य के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियां इकट्ठी की जाने लगी। जयचंद के मंत्री सुमंत ने उन्हें हर तरह से समझाया कि यज्ञ करना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल यज्ञ का सुचारू रूप से संपन्न होना किसी प्रकार भी संभव नहीं है, बल्कि इससे बैठे बिठाए विरोध बढ़ने की संभावना है। परंतु जयचंद ने अपनी मंत्री की एक बात भी नहीं मानी और उसे आज्ञा दी कि तुम पृथ्वीराज को लिखो कि दिल्ली के राज्य पर दोनों का ही अधिकार है, इसलिए आधा राज्य हमें दे दो और यज्ञ में उपस्थित होकर काम करो। बहुत समझाने पर भी जयचंद नहीं माना। तब मंत्री सुमंत पृथ्वीराज से मिलने के लिए खुद दिल्ली गया। सुमंत ने बहुत तरह से पृथ्वीराज को समझाया और अंत में यह तय हुआ कि सारे सामंत इकट्ठे होकर इस विषय पर विचार करें और इस समय क्या कर्तव्य है। इधर तो ये बातें हो रही थी, उधर जयचंद का भेजा हुआ अन्य दूत राजस्यु यज्ञ का निमंत्रण लेकर आ पहुंचा। उस निमंत्रण पत्र में लिखा था कि जल्दी यहाँ आकर जयचंद की आज्ञा अनुसार राजस्यु यज्ञ का जो काम सौंपा जाए उसका पालन कीजिए। इस परवाने को पढ़कर पृथ्वीराज सन्न हो गए। उन्होंने बहुत तरह से दूत को समझाया कि राजा जयचंद का राजस्यु यज्ञ करना उचित नहीं है। तुम लोग जाकर अपने राजा से कहो कि इस काम में हाथ नहीं डाले। दूत लौट गया। सुमंत भी लौट गए। सुमंत ने लौटकर फिर जयचंद को बहुत समझाया, परंतु उसने नहीं सुनी। उस समय होनी उसके माथे सवार थी। उसे जब पता चला कि पृथ्वीराज ना तो 1 इंच जमीन ही देना चाहते हैं और ना ही अधीनता स्वीकार करके राजस्यु में उपस्थित ही होना चाहते हैं, तब उसके गुस्से का ठिकाना ना रहा। उसने युद्ध विद्या विशारद बालूकाराय तथा यवन सेना के स्वामी खुरासन खान को बुलाकर अपने राज्य की रक्षा का भार सौंपा और खुद यह सोचने लगा कि पृथ्वीराज को हटाकर जबरदस्ती पकड़ लिया जाए। परंतु यह काम आसान नहीं था। यज्ञ का समय निकल जाने की संभावना थी, इसलिए उसने आज्ञा दी कि पृथ्वीराज की सोने की प्रतिमा बनवाकर दरवाजे पर स्थापित कर दी जाए और यज्ञ का काम आरंभ किया जाए। यही राय बनी और यज्ञ की तैयारियां होने लगी। यह समाचार पृथ्वीराज के पास भी आ पहुंचा। पृथ्वीराज की प्रतिमा द्वारपाल के स्थान पर रखी जाने का समाचार सुने सारे सामंत गुस्से से अधीर हो उठे। सबने एक स्वर से युद्ध की सलाह दी। सबकी यह सलाह थी कि कन्नौज पर आक्रमण करके यज्ञ विध्वंस कर डाला जाए।
परंतु कैमास से कहा कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। जयचंद की ताकत बहुत ज्यादा है तथा अन्य राजा भी इस समय वहां उपस्थित हैं, इसलिए खोखुंदपुर पर आक्रमण करके बालूका राय को मारा डाला जाए। भाई की मृत्यु से जयचंद अपने आप ही सूतक में आ पहुंचेगा और यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। इसी विचार से बालूका राय को मारने के लिए पृथ्वीराज सेना सहित चल पड़े। जैसे ही इस सेना ने खोखुंदपुर जाने के लिए कन्नौज राज्य की सरहद में पैर रखा, वैसे ही चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि गांव उजाड़े और जमींदार पकड़े जाने लगे। चौहान सेना के इस उपद्रव से दुखी होकर प्रजा ने बालूका राय से फरियाद की। बालूका राय बहुत वीर थे। उन्होंने यह समाचार सुनकर पृथ्वीराज को अपने राज्य में उपस्थित होने के पहले ही रोकना चाहा। युद्ध की तैयारियां होने लगी। बालूका राय की सेना ने अचानक आक्रमण कर चौहान सेना को घेर लिया। बहुत भयानक युद्ध हुआ। इसी प्रकार मार काट होते होते बालूका राय के हाथी को पृथ्वीराज ने एक ऐसा हाथ मारा कि वह लुढ़क गया, जिससे बालूका राय की सेना के पैर पीछे हटने लगे और चौहान सेना मजबूत हो गई। सेना के देर बाद कन्हा तथा बालूका राय का सामना हो गया। कुछ देर तक दोनों वीर बहुत आवेश में युद्ध करते रहे, परंतु अचानक कन्हा ने झपट कर एक ऐसा हाथ मारा कि बालूका राय का सर धड़ से अलग हो गया। बालूका राय के जमीन में गिरते ही उसकी सेना घबरा गई। इस युद्ध में बालूका राय के 5000 तथा पृथ्वीराज के 700 सैनिक मारे गए। लड़ाई में शत्रु सेना को हराकर पृथ्वीराज खोखुंदपुर को लूटने के लिए आगे बढ़ा और खोखुंदपुर को लूटकर दिल्ली लौट आया। जिस समय जयचंद को यह समाचार मिला, उस समय वह गुस्से से पागल हो उठा। उसने उसी समय अपने मंत्री को सेना तैयार करने की आज्ञा दी। इस समाचार के सुनते ही सब तरफ सन्नाटा छा गया। जयचंद की रानी को जब यह समाचार मिला, तब उसने जयचंद को बहुत समझाया और कहा कि पहले संयोगिता का स्वयंवर कर लो, फिर पृथ्वीराज से युद्ध करना, क्योंकि इस समय सारे देशों के राजा यहाँ उपस्थित हैं। ये समाचार संयोगिता को भी पता चला। संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज की कीर्ति की कहानी सुन सुनकर उन पर आसक्त हो रही थी। जब उसे यह समाचार पता चला, तब वह बहुत दुखी हो गई। धीरे धीरे उसके दिल में स्थित प्रेम के बीज का अंकुर फूट निकला। जयचंद की रानी ने यह जयचंद से कहा। जयचंद ने उसे समझाना चाहा, परंतु संयोगिता ने अपने सहेलियों से साफ कह दिया कि मैं दूसरे को वरण नहीं करूंगी। दूत ने यह बात जयचंद से जाकर कह दी। उत्तर सुनकर जयचंद गुस्से से अधीर हो गया और उसने पृथ्वीराज को मारकर निश्चिंत होना ही उचित समझा। वह मन ही मन में सोचने लगा कि पृथ्वीराज के मर जाने से संयोगिता शांत हो जाएगी और फिर दूसरे से विवाह करने को तैयार हो जाएगी। उस समय वह गुस्से के कारण भूल गया था कि राजपूत बालाएं जान देने को तैयार रहती हैं, परंतु अपना हट नहीं छोड़ती हैं। यज्ञ का विनाश तो हो ही गया था। अब कन्नौज की सेना लगातार पृथ्वीराज को खोज में दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। उसने दिल्ली की सीमा पर पहुंचकर बहुत सारे जमीन दबा ली और बहुत सारे ही गांव लूट लिए। इस समय राज्य का भार अपने सामंतों को सौंपकर पृथ्वीराज शिकार के लिए चले गए थे। सामंतों ने जयचंद की सेना को अनायास ही मार भगाया। रासों में लिखा है कि शहाबुद्दीन की मां बहुत सारी बेगमों के साथ मक्के की यात्रा करने जा रही थी। वे भारत के हांसी प्रांत से होकर जा रही थी। उस समय हांसी में नरवाहन नामक नागवंशी सरदार सूबेदार के पद पर नियुक्त था। जब उनकी सवारी दिल्ली राज्य के सरहद के पास पहुंची, तब पृथ्वीराज के सामंतों ने उसे लूट लिया। सारा धन लूटकर बेगमों को छोड़ दिया। वे गजनी लौट गई। यह समाचार सुनकर शहाबुद्दीन गुस्से से अंधा हो गया और बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। जब वह सेना हांसी से 10 कोस की दूरी पर आ पहुंची, तब पृथ्वीराज के सामंतों को खबर मिली। समाचार पाते ही चामुंडा राय ने किलेबंदी कर ली। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, परंतु हांसी के किले पर किसी तरह भी यवनों का अधिकार नहीं हो सका। जब यह समाचार शहाबुद्दीन को पता चला, तो वह खुद बड़ी सेना लेकर आया।
परंतु पृथ्वीराज तथा समर सिंह ने इस युद्ध में भी जीत प्राप्त करके उसे भगा दिया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे महोबा का युद्ध। तब तक के लिए धन्यवाद।